हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन को समझा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था कि कैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और इथेनॉल से रिलेटेड रिएक्शन के बारे में बात की थी। ठीक, फिर हमने बच्चों पढ़ा था कि एसिटिक एसिड जो है यानी कि एथेनोइक एसिड भी जिसे कहा जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और फिर इससे रिलेटेड एक हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था, रिएक्शन देख ली थी। जहां पर हमने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एग्जाम में भी आपको कई बार ये रिएक्शन देखने को मिलती है जहां पर अल्कोहल और एसिड से एस्टर बनता है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, एथेनोइक एसिड की बारे में थोड़ा और कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। चलिए, तो पहला है एस्टर्स हैव स्वीट स्मेल। तो जो भी एस्टर्स होते हैं उनमें उनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही स्वीट होती है, यानी कि एक मीठी सुगंध उनमें होती है। अब एस्टर्स के अगर यूजेस के बारे में बात करें तो देखो, मीठी सुगंध है उसकी, है ना। एस्टर की होती है जो सुगंध होती है वो बहुत मीठी होती है, जिसका मतलब है उसे परफ्यूम बनाने में यानी कि सुगंध बनाने में उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो वही है बच्चों, इसका उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसका उपयोग किया जाता है, फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, चलिए, ऑन ट्रीटिंग विद NaOH, एस्टर को जब हम NaOH जो एक एल्केलाई है उसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट। तो अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और सोडियम सॉल्ट में। किसके सोडियम सॉल्ट में? कार्बोक्सिलिक एसिड के ही, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोप। और इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है क्योंकि ये सोप यानी कि साबुन बनाने के काम में रिएक्शन आती है। साबुन बनाने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर इतना? चलो, तो रिएक्शन क्या है, ये है हमारा एस्टर। ठीक है, जो हमने अभी बनाया था इस रिएक्शन में, यहाँ पर एस्टर बनाया था। ठीक है, अब एस्टर की रिएक्शन जब हम इसको ट्रीट कराएंगे NaOH के साथ, तो ये क्या देगा? अल्कोहल। देखो, इसने दिया है इथेनॉल और ये दिया है इसने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, चलो, तो इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा था एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एथेनोइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये प्रेजर्वेटिव की तरह उपयोग किया जाता है। इसको पिकल जितने भी हमारे जैसे आचार हैं, ठीक है, इनके प्रेजर्वेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज बच्चों, हमने पढ़ा कि ये जो एसिटिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद हमने एसिटिक एसिड की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी जिसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में अल्कोहल के साथ हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें एस्टर मिलता है। क्लियर? फिर ये जो एस्टर है इसकी रिएक्शन हम अगेन NaOH के साथ कराते हैं तो हमें बच्चे यहाँ पर अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्लियर? चलो, एस्टर का हमने यूज भी देख लिया। इस तरीके से परफ्यूम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है? स्वीट स्मेल होती है। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं एथेनोइक एसिड की। रिएक्शन विद अ बेस।
अब एथेनॉइक एसिड का जब एक बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, ये हमारी एथेनॉइक एसिड है, देखो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या दे रहा है यहाँ पर, दे रहा है ये सोडियम एसीटेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, यही तो है, सोडियम है और ये एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट और साथ में दे रहा है वाटर। तो जब भी एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी तो किया हमने, एथेनॉइक एसिड, सॉरी ये तो एथेनॉइक एसिड नहीं है, ये तो एस्टर है, ठीक है, एस्टर नहीं, एथेनॉइक एसिड का रिएक्शन जब हम किसके साथ कर रहे हैं, NaOH, जो कि हमारा एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम एथेनोएट मिल रहा है, या सोडियम एसीटेट कहो। तो एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद बेस लाइक NaOH टू गिव सॉल्ट, क्या देता है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम एथेनोएट, या हम सोडियम एसीटेट इसे कह सकते हैं, और साथ में ये देता है वाटर। क्लियर है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब इसकी रिएक्शन की जाएगी, तो ये है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। एक बार रिएक्शन की जा रही है किसके साथ, देखो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की जा रही है, तो क्या मिल रहा है, सेम सोडियम एसीटेट मिल रहा है, साथ में मिल रहा है CO2 और H2O। क्लियर। तो टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमें क्या करना है, एक स्पैचुला में, स्पैचुला होता है ना ऐसा कुछ शेप का, ऐसा चम्मच की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, चम्मच से थोड़ा सा डिफरेंट, चम्मच जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, इस तरीके से होता है स्पैचुला। अब ये जो स्पैचुला है, इसमें हमें लेना है सोडियम कार्बोनेट, फिर डाल देना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डालना है 2 ml डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड, ठीक है। 2 ml का डालना है उसमें डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड, ठीक है। अब डाइल्यूट कंसंट्रेट आप समझ गए होंगे, कंसंट्रेट यानी कि जो एकदम प्योर होता है, डाइल्यूट यानी कि जो क्या, जिसमें क्या होता है, वाटर मिला हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्क्वैश आता है, एक स्क्वैश, जैसे अलग अलग फ्रूट्स का, पाइनएप्पल का, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड जूस होता है स्क्वैश। तो हमें क्या करना होता है, जब गर्मियों के सीजन में हम स्क्वैश बनाते हैं ना घरों में, स्क्वैश में क्या होता है, बहुत कंसंट्रेट अमाउंट में, मान लीजिए पाइनएप्पल का स्क्वैश है, तो बहुत ही कंसंट्रेटेड अमाउंट में उसमें होता है पाइनएप्पल, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चम्मच या 1 या 2 चम्मच हम उसको ग्लास में डालते हैं, फिर उसमें काफी सारा वाटर पोर करते हैं, फिर उसको मिक्स करके फिर हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसा एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, उसे किसी दूसरे कंटेनर में निकाल करके वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट बनाते हैं। तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट आप समझ गए होंगे, खैर ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो अगला है, तो एथेनॉइक एसिड के साथ जब रिएक्शन, सॉरी उसमें डालेंगे सोडियम कार्बोनेट को, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, एक स्पैचुला भर के उसमें डालेंगे 2 ml डाइल्यूट एथेनॉइक एसिड, फिर हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट CO2 प्लस H2O। क्लियर। सेम रिएक्शन हम करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर लिया हमने एथेनॉइक एसिड, इसमें डाला हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाला एथेनॉइक एसिड, तो हमें सेम ही यहाँ पर भी सेम ही मिला, सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2। तो देखो, पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू लाइम वाटर। अच्छा, कैसे पता चला ये गैस CO2 गैस है, इसको क्या करेंगे, लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी के थ्रू पास करवाएंगे, तो लाइम वाटर को ये क्या बना देगी, मिल्की बना देगी, यानी कि दूधिया बना देगी, जिससे हमें पता चला कि ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कैसे कंफर्म किया जाएगा कि कोई गैस जब निकल रही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, क्या किया जाता है, उस गैस को लाइम वाटर के द्वारा पास किया जाता है, और अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है यानी कि दूधिया हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। क्लियर। चलिए, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने देख लिया, सेम ऐसे ही रिएक्शन करनी है जैसे हमने कार्बोनेट के साथ। क्लियर है इतना। तो कुछ और रिएक्शंस भी हमने देख ली हैं एथेनॉइक एसिड की, नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप के बारे में और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर अब हम समझेंगे, इसको डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कपड़ा है, ठीक है, वो काफी डर्टी है,
ठीक है, उसमें काफी सारा जो है डस्ट लगा हुआ है, काफी डर्टी वो है, ठीक है, गंदा कपड़ा है। अगर हमें उसे साफ करना है या साफ धोना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? क्या हम सोप का यूज करते हैं या डिटर्जेंट का यूज करते हैं? किसका यूज करने से वो कपड़ा जो है ज्यादा जल्दी साफ हो जाएगा, सोप का या डिटर्जेंट का? सोचिए इसे, ठीक है। जब तक आप ये सोचिए, कुछ एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे। टेक 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक है ये टेस्ट ट्यूब ए और एक है टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में लेना है 10 ml वाटर। एड अ ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें थोड़ा थोड़ा क्या डालना है? कुकिंग ऑयल डालना है। चलो थोड़ा थोड़ा हमने कुकिंग ऑयल उसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा यानी कि 1 ड्रॉप डालनी है कुकिंग ऑयल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, तो टेस्ट ट्यूब एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब बी वाली टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है? सोप सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालनी है। तो बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? सोप सॉल्यूशन की कुछ बूंदे हमने इसमें डाल दी है, ठीक है, बी वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दी है। शेक टेस्ट ट्यूब विगोरसली टू गेट अनक्लियर मिक्सचर। अब हमें क्या करना है? इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? शेक करना है, यानी कि हिलाना है, ठीक है, विगोरसली टू गेट अनक्लियर मिक्सचर, ताकि हमें एक अनक्लियर मिक्सचर मिले, ठीक। चलिए, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और अब शेक करके इस टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए हमें छोड़ देना है। Oil layer separate out in both test tube, but this happen first in test tube A। अब क्या होगा? दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। हमें पता है वो अलग होती है, डेंसिटी की वजह से भी होता है ये, ठीक है। तो ऑयल तो सेपरेट हो गई दोनों टेस्ट ट्यूब में, बट दिस हैपन फर्स्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। लेकिन ये सबसे पहले जो है ऑयल सेपरेट किसमें होता है? टेस्ट ट्यूब ए में सेपरेट होता है। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि सोप का क्या इफेक्ट होता है क्लीनिंग में, ठीक है। जब हम सफाई करते हैं तो सोप का उसमें क्या इफेक्ट होता है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ज्यादातर जो डर्ट होती है, जो गंध होती है, गंदगी होती है, वो कैसी होती है बच्चों? ऑयली होती है। जो डर्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? ऑयली होता है एंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। और पानी में भी वो डिजॉल्व नहीं होता। जो ज्यादा जो डर्ट होगी वो कैसी होगी? ऑयली होगी और पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कीजिए पहले से। सोप मॉलिक्यूल्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोप मॉलिक्यूल है, तो सोप का मॉलिक्यूल एक्चुअल में है क्या? सोप मॉलिक्यूल आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन है। क्लियर? चलिए, अगला है आयनिक एंड। तो इसके 2 एंड हैं। चलिए, तो यहाँ पर 2 एंड है। पहला है आयनिक एंड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है एक एक करके। पहला एंड है आयनिक एंड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर वाइल कार्बन चेन, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल इंटरेक्ट विद ऑयल। तो जो ये हाइड्रोफिलिक एंड है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो ये हाइड्रोफोबिक एंड है ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसके 2 एंड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो एक है आयनिक एंड जो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और एक है हमारा हाइड्रोफोबिक टेल। जो आप देख पा रहे हो, हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इंटरेक्ट करती है ऑयल के साथ। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं इसे।
द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसिल। तो सोप मॉलिक्यूल उसके बाद जो है बच्चों एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मिसिल्स कहते हैं, एक मिसिल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। अगला, इन दिस वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट एंड आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। अब इसमें क्या होता है, एक एंड जो है मॉलिक्यूल का ये ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ होता है और दूसरा एंड जो है जिसे हम आयनिक एंड कह रहे हैं वो बाहर की तरफ होता है। देखो ये जो फेस है ये बाहर की तरफ है और ये जो टेल है ये किसकी तरफ है, बीच में जो ऑयल है ना इसकी तरफ है। तो ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर रही है और ये जो फेस है ये बाहर से वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और बीच में क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम मिसल कहेंगे। और यहाँ पर जो हमें ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो क्या रहा है, मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। और ये वाटर में कुछ इस तरीके से जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं इमल्शन एक बना देते हैं। द सोप मिसल डज हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड क्लोथ्स बिकम क्लीन। तो ये जो सोप मिसल है, ये जो मिसल बनता है ना, ये मिसल क्या करता है, ये मिसल्स जो है यही डर्ट को कपड़ों से बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से कपड़े साफ हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए सोप मिसल डज हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट, यानी कि डर्ट को ये बाहर खींचते हैं। इन वाटर एंड क्लोथ्स बिकम क्लीन, तो डर्ट पानी में चला जाता है और क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा भी होगा जब भी कोई कपड़ा है, कोई डर्टी क्लोथ्स है यानी कि किसी कपड़े पर कोई डर्ट लगा है, कोई दाग लगा हुआ है, तो जब हम उसे धुलने के लिए डालते हैं पानी के बकेट में, ठीक है, तो उसमें डिटर्जेंट या सोप यूज करते हैं उस पर, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, उसको इस तरीके से थोड़ा हम क्या करते हैं, रब किया जाता है कपड़ों को थोड़ा। फिर हम क्या देखते हैं, वो जो पानी है, पहले तो वाटर क्लीन हुआ करता था लेकिन अब कपड़े की जो डर्ट है उस पानी में चली जाती है और कपड़ा जो है वो क्लीन हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है। यही क्या है, सोप का क्लीनिंग एक्शन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो सोप है उसके दो एंड है, एक हमारा ये फेस वाला एंड है जिसको हम आयनिक एंड कहते हैं और एक ये टेल है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया। देखो फोबिया का मतलब है जो पानी से दूर भागता है, तो ये जो टेल है ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये जो टेल है ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, ये इंटरेक्ट करेगी वाटर के साथ, जबकि हेड जो है सॉरी ये इंटरेक्ट करेगी ऑयल के साथ और जबकि हेड जो है ये इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ। तो बाहर की तरफ हेड होता है, अंदर की तरफ टेल होती है और ये डर्ट पार्टिकल को पकड़ के मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब ये मिसल का फॉर्मेशन करते हैं तो एक इमल्शन यहाँ पर क्रिएट होता है। इमल्शन के क्रिएट होने की वजह से जो डर्ट है वो पानी में रह जाती है और जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, जो कि हमें करना था। क्लियर, चलिए इतना समझ में आया। तो ये एक्शन जो है क्लीनिंग एक्शन, ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे। चलिए, इफेक्ट ऑफ क्लीनिंग इन सोप। अब सोप की क्लीनिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं ये एक डर्टी क्लोथ है और ये इस पर जो है डर्ट लगा हुआ है, ये एक सिंपल क्लोथ है उस पर डर्ट है। चलो, एट द सरफेस ऑफ वाटर soap aligns such that its ionic end is in water and hydrocarbon tail protrude out of water। तो वाटर के सरफेस पर जो सोप है वो इस तरीके से अलाइन होता है कि आयनिक एंड जो है वो वाटर में रहे और हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो वाटर के बाहर प्रोट्यूड हो। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, इनसाइड वाटर these molecule form clusters in which the hydrophobic tails are oriented toward interior and the ionic end toward exterior। तो वाटर के अंदर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लस्टर बनाते हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इंटीरियर की तरफ रहती है एंड द आयनिक एंड, जो आयनिक एंड है वो एक्सटीरियर की तरफ रहता है। दिस क्लस्टर इज कॉल्ड अ मिसिल, और इस क्लस्टर को मिसिल कहा जाता है, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो हमने पहले डिस्कस किया उसी को थोड़ा डिटेल में हम देख रहे हैं, पूरा सेम ही है जो हमने पहले पढ़ा है।
ठीक है। द ऑयली डर्ट इज कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसल, और ये जो ऑयली डर्ट होता है ये इस तरीके से मिसल के सेंटर में कलेक्ट होता है। द मिसल स्टे एज अ कोलाइड एंड विल नॉट कम टूगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। तो ये जो मिसल है ये कोलॉइड की तरह ही रहती हैं और एक साथ नहीं आती बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन की वजह से। सो द डर्ट इन मिसल इज इजीली रिंस्ड अवे, इसीलिए जो डर्ट है, जो मिसल है, उसको आसानी से रिंस किया जा सकता है, यानी कि पानी से साफ किया जा सकता है। द सोप मिसल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस द सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। और ये जो सोप के जो मिसल्स होते हैं ये इतने इनफ बड़े होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं लाइट को। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास 9th में स्कैटरिंग क्या होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है। हेंस अ सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, इसीलिए जो सोप सॉल्यूशन होता है वो हमें क्लाउडी दिखता है। ठीक है, दिखता है ना क्लाउडी सा सोप का सॉल्यूशन, तो इसी वजह से ये है प्रॉपर हमारा क्लीनिंग एक्शन सोप का, कि कैसे जो है सोप जो है वो काम करता है डर्ट को हटाने में। नोट कीजिए बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स, क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ड वाटर की। अब हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें सल्फेट, क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम ये होता हो, उसे कहा जाता है हार्ड वाटर। ठीक है, जैसे कि जो ट्यूब वेल से वाटर आता है या हैंड पंप से जो वाटर आता है वो सारा ही वाटर कैसा होता है? हार्ड वाटर होता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फोम बाय सोप इन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम है कि हम साबुन की मदद से उसमें जो झाग है, जो फोम हम बनाते हैं, वो नहीं बना सकते, इसीलिए हम वहां पर यूज करते हैं डिटर्जेंट का। ठीक है, चलिए। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फोम बाय सोप इन हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर में साबुन से जो है झाग या फोम नहीं बनाया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। सो बाथिंग एंड वॉशिंग बिकम डिफिकल्ट, इसीलिए बाथिंग, नहाना और धोना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। आफ्टर वॉशिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स इन हार्ड वाटर, और वॉश करने के बाद भी एक जो है अघुलनशील पदार्थ जिसे हम स्कम कहते हैं वो फिर भी हार्ड वाटर में बच जाता है। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। चलिए तो इसे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। हमें क्या करना है? 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है या रेन वाटर ले ले, और 10 ml हार्ड वाटर लेना है। ठीक है, ऐसा वाटर जिसमें सल्फाइड या क्लोराइड हो। क्लियर? दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में add few drops of soap solution to both and shake well for some period। अब हमें क्या करना है? दोनों में ही सोप की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है और दोनों को ही अच्छे से शेक करना है। क्लियर? टेस्ट ट्यूब विद डिस्टिल्ड वाटर गेट्स मोर फोम, तो आप देखोगे जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है उसमें ज्यादा झाग बनेगा। टेस्ट ट्यूब विद हार्ड वाटर गेट्स कर्डी प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर होगा वो कैसे होगा, कैसे दिखेगा? आपको कर्डी दिखेगा। तो दोनों में से आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सा हमारा जो है हार्ड वाटर है और कौन सा हार्ड वाटर नहीं है। द स्कम और प्रेसिपिटेट इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो जो स्कम बना वो किस वजह से बना? जो सोप है उसने रिएक्ट किया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बच्चों जो हार्ड वाटर होगा उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होगा, सोप जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा, जिस वजह से वो फोम ज्यादा नहीं बना पाएगा। जबकि दूसरी तरफ कोई भी ये हार्ड वाटर वाली चीजें नहीं, यानी कि सल्फेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम ये नहीं है, तो आसानी से जो है वो फॉर्म बन जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, तो इसे आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।